हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉन्ट शेडिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गोरा शेडिंग एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज़ आप एक बार उसको देख लीजिए क्योंकि उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि शेडिंग क्या होता है। शेडिंग में हम क्या करते हैं, आफ्टर प्रोजेक्शन हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम शेड करते हैं, मतलब कि उसमें हम पिक्सल की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कि पर्टिकुलर पिक्सल जो है वो किस इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, उसमें क्या कलर करना है हमें, क्या उसकी इंटेंसिटी होगी। तो देख लेते हैं कि फॉन्ट शेडिंग कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो गोरा शेडिंग है उसमें हमारे पास एक डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेज था कि उसमें हम जब ऑब्जेक्ट को शेड कर रहे थे तो हमारे पास कहीं कहीं पे जो है एक स्ट्रिक दिखाई दे रही थी, ब्राइट स्ट्रिक दिखाई दे रही थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, मैच बैंड। तो ये एक प्रॉब्लम थी वहां पे गोराट शेडिंग में। इसको दूर किया गया है फॉन्ट शेडिंग में। फॉन्ट शेडिंग में कैसे दूर किया गया है, जब हम गोराट शेडिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम इंटेंसिटी को इंटरपोलेट करते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमें ब्राइट स्ट्रिक दिख रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं फॉन्ट शेडिंग में, इसमें हम जो इंटरपोलेट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये किसके अंतर्गत आता है। इट इज अ इंटरपोलेशन स्कीम ऑफ रेंडरिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो तरीके से हम करते सकते हैं रेंडरिंग। एक तो फ्लैट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सरफेस की एक पिक्सल की इंटेंसिटी कैलकुलेट करी और बाकी के पिक्सल की भी इंटेंसिटी उसी से असाइन कर दी। ठीक है, तो ये फ्लैट शेडिंग कहलाता है। इसमें इंटरपोलेशन अपन करते नहीं है। और दूसरी मेथड क्या होती है कि हमने इंटरपोलेशन स्कीम अप्लाई करी, मतलब कि या तो हम इंटेंसिटी I1 I2 निकालें और फिर उसके बीच की इंटेंसिटी को I1 I2 से कैसे इंटरपोलेट फार्मूला लगा के हम इंटरपोलेशन स्कीम के द्वारा उसकी बीच की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम जो इंटरपोलेशन कर रहे हैं वहाँ N1 N2 जो नॉर्मल वेक्टर है सरफेस के एज वर्टेक्स के, उस पर हम इंटरपोलेशन लगा के, हम इंटरपोलेशन का फार्मूला लगा के इंटेंसिटी उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, तो ये इंटरपोलेशन स्कीम के अंतर्गत आता है। ओके, अब इसकी स्टेप्स देख लेते हैं अपन। नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है एवरेज नॉर्मल वेक्टर, एवरेज नॉर्मल वेक्टर एट ईच वर्टेक्स। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हर वर्टेक्स पे हमें क्या निकालना है, एवरेज नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज नॉर्मल वेक्टर। सपोज ये हमारा 1 वर्टेक्स है, 2 है और ये 3 है, तो हम कितने कैलकुलेट कर लेंगे, N1 N2 और N। इस तरीके से हमें एवरेज नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, लीनियरली इंटरपोलेट पर पिक्सल नॉर्मल अक्रॉस सरफेस। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है अपनी, अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, इंटरपोलेशन करने वाले हैं किसका, नॉर्मल वेक्टर जो हमने कैलकुलेट किया है। जैसा हमने इंटेंसिटी में फार्मूला देखा था इंटरपोलेशन निकालने के लिए, वैसा ही हम यहाँ पे इंटरपोलेशन निकालने के लिए फार्मूला देखेंगे नॉर्मल वेक्टर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी फार्मूला आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भाई अब अपन इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, इल्यूमिनेशन मॉडल है। तो लिख लेते हैं, अप्लाई इल्यूमिनेशन मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी
ऑफ प्रोजेक्टेड पिक्सल। ठीक है, वही जैसा हमने गोरार्ड शेडिंग में देखा था, स्कैन लाइन के थ्रू हम कैसे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे हर प्रोजेक्टेड पिक्सल की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको कैसे हमें ये 3 स्टेप करना है। ये कोई डायग्राम है ट्राइंगल, जिसमें हमें रेंडरिंग ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या थी, डिटरमाइन एवरेज नॉर्मल। ठीक है, तो हर वर्टेक्स पे हम नॉर्मल वेक्टर डिटरमाइन करेंगे, एवरेज नॉर्मल वेक्टर। सपोज ये n1, ये n2 और ये n3। ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये एक स्कैन लाइन है, इस तरीके से यहाँ पे हमें इस n को कैलकुलेट करना है विद द यूज ऑफ इंटरपोलेशन स्कीम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था गोरार्ड शेडिंग में इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अब हमारे पास इंटेंसिटी ना होके क्या होगा, n1 और n2 नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2 n1 प्लस y1 माइनस y अपॉन y1 माइनस y2 n2। ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट y1 y2, यहाँ पे ये xy है तो ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे हो गया x2 y2 तो इसका y कोऑर्डिनेट y2 हो गया, और इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट x1 y1। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हमने लगाया गोरार्ड शेडिंग में जैसा लगाया था, बस यहाँ पे n1 n2 की जगह वहां पे क्या था, i1 i2। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरफ का लेंगे y2 लेंगे आप y2, तो आपको n1 के साथ लेंगे, और यदि हम इस साइड का लेते हैं तो जैसे इस साइड का लेंगे y1 का लेंगे तो y1 को किसके साथ लेंगे, n2 का, y1 को किसके साथ लेंगे, n2 का। तो आपको ये क्रॉस इस तरीके से आप फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हर जो हमारी स्कैन लाइन है उसके थ्रू हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। जैसा कि हमने गोरार्ड शेडिंग में बताया था कि आपको हर एक स्कैन लाइन का जैसे y-1 करके देखा था अपन ने, तो रिलेट कर सकते हैं, सक्सेसिव इटरेशन निकाल सकते हैं इंटेंसिटी की। वैसे इस प्रकार वैसे ही यहाँ पे भी हम जो हमारा n है, जो हम इंटरपोलेशन स्कीम अप्लाई कर रहे हैं n से, n नया n डैश जो हम दूसरी स्कैन लाइन पे निकालेंगे वो हम उसी तरीके से सक्सेसिव इटरेशन से निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने देखा कि फॉर्म शेडिंग में हम किस तरीके से नॉर्मल वेक्टर को इंटरपोलेट करके हम अपना शेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो गोरार्ड शेडिंग की प्रॉब्लम होती है मेशबैंड वाली, वो दूर हो जाती है, क्योंकि हम नॉर्मल वेक्टर को इंटरपोलेट कर रहे हैं तो उससे हमें ब्राइट स्ट्रिक नहीं दिखाई देती है। तो आई होप आपको फॉर्म शेडिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।